हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेंस। तो लेंस का यह तीसरा लेक्चर है। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको हम जान लेते हैं। तो हमने पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम, या हम इसको कह सकते हैं कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है। तो इसके 3 नियम होते हैं, तो उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आता है कि लेंस जो गोलीय लेंसों का चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कौन सा मान हम धनात्मक लेंगे, किसको ऋणात्मक लेंगे, इसको हम जानेंगे। और आप जानते हैं न्यूमेरिकल के लिए चिन्ह परिपाटी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगला आता है तीसरा हम देखेंगे कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। उसके बाद चौथा हम देखेंगे लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम 5वां देखेंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का क्या उपयोग होता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का क्या उपयोग होता है, इसको हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने इससे पहले के जितने वीडियो हमने पढ़ा दिए हैं यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 10th का पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट ढूंढना नहीं आता, यदि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा उनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या इसे हम कह सकते हैं प्रतिबिंब रचना का नियम। ठीक है, तो अब एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, अब इसका याद रखेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब रचना का जो नियम होता है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आते हैं सबसे पहला नियम जिसे हम कहते हैं प्रथम नियम। तो प्रतिबिंब रचना का प्रथम नियम में हमें यह बताया गया, इसको हम फिगर से समझते हैं। कोई भी आप एक लेंस ले सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। और इधर क्या है? प्रथम फोकस है। इधर क्या है? द्वितीय फोकस है, F2। तो इसमें यह बताया गया कि मुख्य अक्ष का, समझिएगा, इसमें यह बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। किससे? द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। ये द्वितीय फोकस आपका है। तो यही आपका जो क्या है? प्रथम नियम है। प्रथम नियम में याद रखेंगे कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से ही होकर जाएंगी। तो यही आपका प्रथम नियम है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? प्रथम नियम में आप यही लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि आप लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार या प्रथम नियम के अनुसार। मैं लिख दे रहा हूं इस नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं।
ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। और ये इसका फिगर हो गया। यदि हम उत्तल लेंस पे इसका फिगर बना के बताएं आपको, सॉरी ये तो उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस पे यदि मैं फिगर बना के बताऊं आपको, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस का फिगर। और इसमें क्या होगा, हमने क्या कहा था कि द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, द्वितीय फोकस इसका इधर होगा, तो द्वितीय फोकस की ओर जाती हैं। तो इस क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये तो क्या हो जाता है, ये इधर चला जाएगा, परंतु यदि इसको हम पीछे लेकर आएंगे तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं, यदि अवतल लेंस के लिए आप बोलेंगे तो आप ये कहेंगे कि अवतल लेंस के प्रथम नियमों के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें पर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसमें कहेंगे केवल प्रतीत होती है, आगे सब सेम रहेगा, केवल इसमें अवतल लेंस में जो ये अवतल लेंस है, ये है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में तो वास्तविक बन रहा है, परंतु अवतल जो लेंस होगा इसमें आती हुई प्रतीत होगा। देख रहे हैं ना, पीछे की ओर हम मान रहे हैं कि यदि पीछे लाते हैं, ठीक है, तो ये द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगा। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा। तो आप एक ही लेंस पे समझेंगे तो और आपको लिए बेहतर रहेगा, तो मैं उत्तल लेंस पे ही आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अगला आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया, ये हम उत्तल लेंस बना ले रहे हैं, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें ये बताया जाता है, इधर क्या होता है, प्रथम फोकस होता है, और इधर क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका द्वितीय नियम है। अब द्वितीय नियम में क्या बताया गया कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही आप द्वितीय नियम में लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हम यहीं पर लिख दे रहा हूं, इस नियम के अनुसार प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय नियम हो गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम भी हम समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तृतीय नियम का फिगर मैं बना दे रहा हूँ। इसके केंद्र में ये क्या होता है, ये जो बिंदु होता है जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ये जो बिंदु है इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। और ये C क्या है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। विचलित मतलब बिना भटके हुए सीधे ही निकल जाती हैं, ना टेढ़ी उड़ी नहीं होती है, ना इधर झुकती है ना इधर, जैसे ये आ रही थी वैसे ही सीधे निकल जाती हैं। तो हम यही लिखेंगे कि तृतीय नियमों के अनुसार प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो हम यही लिखेंगे,
इस नियम के अनुसार प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इस नियमों के अनुसार प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इन सभी का हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, कि जिससे आपको और भी आसानी हो। इधर हमने फिगर से आपको समझा भी दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो क्या होता है, गोलीय लेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि लेंसों का चिन्ह परिपाटी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। एक एक हम समझते हुए चलेंगे। अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे गोलीय लेंस का चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय लेंस का चिन्ह परिपाटी, अब देखिए इसका चिन्ह परिपाटी समझने के लिए आपको एक लेंस में बना रहा हूं, और यहीं से आप समझ जाइए। ये मैं एक लेंस बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा लेंस है, तो आप क्या कहेंगे? ये है उत्तल लेंस। और ये उस उत्तल लेंस का ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, इधर क्या है? प्रथम फोकस है। इधर क्या है आपका? द्वितीय फोकस है। इतनी बात आप जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि जो लेंस होता है, तो लेंसों में प्रकाश किधर से? सदैव बाईं की ओर से आती है, बाएं ओर से आती है। तो इसका सबसे पहला आपका जो चिन्ह परिपाटी हो जाएगा कि वो हो जाएगा लेंस। लेंस पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आती है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि लेंसों में जो प्रकाश होता है वो सदैव बाएं की ओर से आता है, मतलब इधर से ही आता है। कभी आपने इधर से प्रकाश आते हुए देखा है? कभी भी आपने फिगर में नहीं देखा होगा, आपने इधर से ही प्रकाश किरणों को देखा होगा। तो ये सबसे पहला आपको याद रखना है कि लेंसों पर जो प्रकाश होता है वो सदैव बाईं ओर से ही आता है। ठीक है, अब दूसरा इसका याद रखेंगे कि जो क्या होता है, जो प्रकाशिक केंद्र होता है, जो प्रकाशिक केंद्र सी होता है, इससे ही किसी भी दूरी को मापते हैं। मतलब किसी भी दूरी को प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा लिखेंगे कि किसी भी दूरी को प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाता है। ठीक है, किसी भी दूरी को किससे? प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब तीसरा आपको याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, मतलब इस दिशा में आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी सदैव क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है।
आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होती है। मतलब यदि हम इस दिशा में कोई भी दूरी मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से इस दिशा में कोई भी दूरी हम मापेंगे इधर, तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि आपतित किरण की दिशा में, ये आपतित किरण ही तो है ना, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तीसरा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। और चौथा याद रखेंगे, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो अब आके आते हैं अपने पॉइंट्स। तो अब याद रखेंगे, इधर क्या होता है, मतलब ऋणात्मक, और इधर क्या होता है, धनात्मक। अब याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर जो भी दूरी हम मापेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी हम दूरी मापेंगे वो क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी हम दूरी मापेंगे वो सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के ऊपर सदैव, जो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका होता है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे और इसको अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और भी जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम देख लेते हैं कि जो रेखीय आवर्धन होता है लेंसों के लिए वो क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे रेखीय आवर्धन। अब ये लेंसों के लिए हम रेखीय आवर्धन बता रहे हैं। तो लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, केवल सूत्र के लिए अलग होता है, बाकी सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि इसका सूत्र से ही हम इसका डेफिनेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसको हम h डैश, इसको h मानते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल m। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं।
इसी फॉर्मूले से आपको इसका परिभाषा याद रखना है। तो इसमें यह बताया जाता है कि लेंसों के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंसों के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहीं से आपको डेफिनेशन बोल देना है। हमने क्या कहा, लेंसों के मुख्य अक्ष के लंबवत, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। ये एक लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो हमने यही ना कहा कि लेंसों के मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, तो लेंसों के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। लंबवत का मतलब ऊपर भी माप सकते हैं और नीचे भी हम माप सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि लेंसों के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो या तो आप ये लिख दीजिए या संकेत रूप में स्मॉल m बराबर h' भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। या आप इसको तीसरे तरीके से कह सकते हैं कि लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को, मतलब लंबाई की जगह पर केवल आप दूरी कह देंगे, ठीक है, कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप दूरी में भी बता सकते हैं और लंबाई में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि लेंसों के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप ये पॉइंट समझ गए होंगे और इसे अपने नोट्स में भी लिख लिए होंगे, इस फॉर्मूले को। और डेफिनेशन हमने 2-4 बार बोला ही है, तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है। अदरवाइज हम तो नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला आता है लेंसों की क्षमता। लेंस की क्षमता, या आप इसको कह सकते हैं लेंस की शक्ति। लेंस की क्षमता कहें या लेंस की शक्ति। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि लेंसों की वह क्षमता या लेंसों की वह शक्ति जिसमें जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करता है, ठीक है। अपसरित या अभिसरित करने का मतलब क्या ये जाता है कि ये कोई लेंस है, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ से ये कहा जा रहा है, मान लेते हैं ये सभी प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभिसरित करेगा, मतलब ये प्रकाश किरणों को एक जगह मिला रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, ठीक है। अभिसरित क्या होता है ये सभी हमने बताया है। तो हमने यही कहा कि लेंसों की वह क्षमता, इस लेंस की वह क्षमता जो प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसरित करता है, मतलब लेंसों की वह क्षमता जो प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है या अपसरित करता है, या हम क्या कह रहे हैं, अपसरित। अपसरित का मतलब कि ये मैं एक लेंस बना दे रहा हूं, अपसरित का मतलब मैं समझा दूं, अपसरित का मतलब कि ये प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, चलिए इस प्रकार नहीं है होने का, अपसरित करने का मतलब इस प्रकार, अपसरित करने का मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रही है, अपसरित, ठीक है। तो हमने यही कहा कि लेंस, कोई भी लेंस है तो लेंसों की वह क्षमता जो प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करता है, तो उस क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आया। अगर आपसे शक्ति कहे तो आप शक्ति कहिए कि लेंसों की वह शक्ति, और यदि आपसे क्षमता कहते हैं तो आप कहिए लेंस की वह क्षमता जो प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसरित या अपसरित करता है, तो उस क्षमता को लेंसों की क्षमता कहते हैं। मतलब एक जगह मिलाना या प्रकाश किरणों को फैलाना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि फॉर्मूला होता है, लेंसों की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं और P = 1/F होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखेंगे, परंतु ये सेंटीमीटर में होता है,
इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा यदि हम मीटर में इसको अगर लिखें तो 1 मीटर और ये 100 सेंटीमीटर। तो ये दो आप फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो आपको फॉर्मूले को याद रखना है, P इक्वल टू 100/F और ये P इक्वल टू 1/F। ये सेंटीमीटर में होगा और ये मीटर में होगा। तो ये दो फॉर्मूले को याद रखना है। और जो स्मॉल f है ये फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। और इसका मात्रक याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर होता है जिसे हम D से भी प्रदर्शित करते हैं। इस पर बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो आप डेफिनेशन तो लिख ही लिए होंगे कि लेंसों की वह क्षमता जो प्रकाश किरणों को एक जगह अभिसरित या अपसरित करता है, तो उस क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका दो फॉर्मूला लिखे होंगे, इसका मात्रक डायोप्टर लिख लिया होगा। तो आशा करते हैं कि इतनी सभी पॉइंट्स आपने लिख लिया होगा। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे हम देखेंगे लेंसों का उपयोग, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का, ठीक है। ले लिए होंगे ना। चलिए जल्द से हम वो भी दो टॉपिक को देखकर वीडियो को अब समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास 45 मिनट का ही है। तो अब हम देख लेते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग। तो अब हम जानते हैं कि जो लेंस होता है इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। और जो उत्तल जो दर्पण होता है उसका जो उपयोग होता है वही अवतल लेंसों का भी उपयोग उसके मतलब क्या होता है? मिलता जुलता ही उपयोग होता है। तो इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, परंतु हम सबसे पहला जानते हैं कि इसका उपयोग हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं। मतलब इसका उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। यह सबसे पहला उपयोग है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग हम जानते हैं कि जो दांत नाक कान वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? दांत नाक व कान वाले डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तीसरा उपयोग याद रखेंगे कि जो क्या होता है, जो कैमरा होता है, जो अति शक्तिशाली, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी दर्शी व दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और क्या होता है कैमरा में भी इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद याद रखेंगे एक होता है, आप लिख लेंगे कि घड़ी जो बनाते हैं, तो घड़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। घड़ी को बनाने में जो मैकेनिक होते हैं वो अवतल लेंस का उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे भी उनके छोटी छोटी जो घड़ी की पुर्जे होती हैं, जो पार्ट होती हैं, वो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके और वो जल्द से जल्द घड़ी को सही कर पाएं, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग वहाँ पर होता है। अगला आते हैं दूसरा जो है अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग क्या होता है? तो इसका सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में
ठीक है, किसका उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग होता है किसमें, निकट दृष्टि दोष में। और दूसरा याद रखेंगे, जो गैलीलियो ने अति शक्तिशाली जो क्या दिया था, सूक्ष्मदर्शी दिया था, सॉरी दूरदर्शी दिया था, उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो गैलीलियो के दूरदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो अवतल लेंस के ये दो उपयोग आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी पॉइंट्स आपको समझाए गए हैं ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और एक भी पॉइंट्स आपको रटना नहीं पड़ा होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको रोजाना आपको एक एक वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन करके अच्छे से अपने पढ़ाई को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए और जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट हैं जो वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके हमारी टीम से आप नोट्स भी ले सकते हैं। वहां पर कुछ रुपए आपको पे करके आपको नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है, तो आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो आपके पास दो माध्यम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो यहाँ पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।